बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। साइफर केस में अदालत का चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रिजवान काजी से। जी रिजवान, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने जुडिशल कम्प्लेक्स में और साइफर केस की समाअत की है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला अली बुखारी, तैमूर मलक और खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए। इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो भी कमरा अदालत में मौजूद थी। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने हाई कोर्ट फैसले की कापी अमला से ली और अदालत ने हुक्म दिया कि चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। जज ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अगस्त 15 नवंबर तक के तमाम नोटिफिकेशन का लदम करार दिए थे, जिसके बाद खसूसी अदालत ने आर्डर जारी किया। 29 अगस्त के बाद की कार्रवाई अब दोबारा की जाएगी। उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम की रोशनी में आज साइफर केस की समाअत अडाला जेल जुडिशल कम्प्लेक्स में की गई है, जिसके दौरान अदालत ने दोनों रहनुमाओं को अदालत तलब करते हुए समाअत 28 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के एहतजाज और तोड़ फोड़ के केसेस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। एटीसी इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। हमारी वजह से कोई ताखीर नहीं, प्रोसिक्यूशन की वजह से हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं, वकील अली बुखारी की जानिब से ये कहा गया। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के एहतजाज और तोड़ फोड़ के केसेस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। एटीसी इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई को आम इंतखाबात में बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुनाएगा। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में कमीशन दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। इसी से मुतालिक जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है। वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल था कि आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो बल्ले का निशान है वो रहेगा या नहीं, इससे मुतल्लिक जो फैसला है उसमें वो अब से 1.5 घंटे बाद यानी 12 बजे जो है वो सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने जो है वो इस केस की समाअत की थी और इसका आगाज़ जो है वो गुज़िश्ता बरस हुआ था, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिस मौसूल हुआ था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया था कि उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो 2019 से ड्यू थे उनका इनेकाद जो है वो नहीं किया गया था। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की जानिब से बताया गया कि जून 2022 में जो है वो इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हैं वो करा दिए गए हैं। ताम इसके साथ पार्टी में जो पार्टी आइन है इसमें 3 तरामीम की गई थी। वो तरामीम इलेक्शन कमीशन में जब जमा कराई गई तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर जो है वो ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डिनेंस है उससे कंट्राडिक्ट करता है, जिसमें सबसे बड़ी तरमीम ये थी कि जो चेयरमैन का इंतखाब था वो शो ऑफ हैंड से था, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो यही है कि उसको खुफिया बैलेट के जरिए होगा। जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला है उनकी जानिब से एक हल्फनामा जो है वो उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जमा कराया, जिसमें कहा गया कि जो पार्टी आइन में तरामीम है उसको वापस लेते और जो इंतखाबात जून 2022 में हुए थे वो पुरानी यानी जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हुए थे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला जो है महफूज कर लिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 दफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके इस फैसले को जल्द अज जल्द जारी करने की जो है दरख्वास्त की गई थी, जिसके बाद गुज़िश्ता शब अचानक ही जो है वो एक काज लिस्ट जारी हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो सबसे अहम केस है उसकी जो उसके ऑर्डर है जो रिजर्व हुई थी उसकी जजमेंट वो फैसला उस पर आज भी होगा। आज इसके साथ दीगर अहम केसेस भी है, जिसमें जो चेयरमैन पीटीआई है उनके खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है इलेक्शन कमीशन उसकी भी समाअत कर रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका वकार। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए IMF की तकनीकी वफ्द की जो टीम है आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंच रही है। तकनीकी वफ्द FBR के साथ टैक्स पॉलिसी पर मुज़ाकरात करेगा, ऐसा बता रहे हैं ज़रा FBR। इन मुज़ाकरात के बारे में जान लेते हैं। इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। जी मुदस्सिर।
جی IMF کا تکنیکی وفد آئندہ ہفتے دوبارہ پاکستان پہنچ رہا ہے، اور جو مجھے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تکنیکی سطح کا جو وفد معاشی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرے گا، جس میں FBR سب سے اہم ہوگا۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکس پالیسی اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے FBR حکام اور جو تکنیکی وفد IMF ہے اس کے درمیان تقریباً ایک ہفتہ تک مذاکرات جاری رہیں گے۔ جو شیڈیول تیار کیا گیا ہے اور مجھے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ٹیکس پالیسی اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے یہ دو نکاتی ایجنڈا ہے جس پر IMF کا تکنیکی وفد ایک ہفتے کے لیے پاکستان آ رہا ہے اور اس پر مذاکرات جاری رہیں گے، کیونکہ IMF کا جو ریسنٹلی دورہ پاکستان تھا تقریباً 2 ہفتوں کے دوران جس میں اقتصادی جائزہ کو مکمل کیا گیا ہے، اس میں فلاز دیکھے گئے ہیں کہ ٹیکس پالیسی جو ہے اس میں بہت زیادہ فلاز ہیں، جس کی وجہ سے ٹیکس نیٹ بڑھ نہیں رہا اور لوگ ٹیکس ادائیگیوں سے ڈر رہے ہیں۔ اب یہ ٹیکس پالیسی میں ترامیم کے لیے IMF کا جو تکنیکی وفد ہے اس سے باقاعدہ طور پر مدد مانگی گئی تھی، اور IMF کا تکنیکی وفد اسی سلسلے میں آئندہ ہفتے پاکستان پہنچے گا۔ جب یہ وفد پاکستان پہنچے گا تو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے تقریباً 10 لاکھ افراد کو مزید ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا، اور یہ فروری تک کی ڈیڈ لائن ہے، کیونکہ فروری میں جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایگریمنٹ ہے اس کا دوسرا اقتصادی جائزہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سے قبل 10 لاکھ افراد کو مزید ٹیکس نیٹ میں لانے کے جو پلان ہوگا وہ IMF سے شیئر کر دیا جائے گا۔ جو ٹیکس پالیسی میں ترامیم کی جائیں گی جو IMF تجویز کرے گا اس کو آئندہ بجٹ جو 2024-25 کا ہوگا اس میں نافذ العمل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اہم پوائنٹ ہے جو IMF تکنیکی وفد کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو آئندہ ہفتے یہ پاکستان پہنچے گا۔ شکریہ آپ کا مدثر۔ غزہ صورتحال کی بات کریں گے۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی سے پہلے اسرائیل کی بربریت جاری۔ جبالیہ میں بمباری سے ایک ہی خاندان کے 52 افراد شہید ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی۔ شہداء میں 6,000 سے زائد بچے اور 3,600 خواتین شامل، جبکہ 33,000 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیل کی بمباری جاری ہے۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی سے پہلے اسرائیل کی بربریت جاری۔ جبالیہ میں بمباری سے ایک ہی خاندان کے 52 افراد شہید ہو گئے اور شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ شہداء میں 6,000 سے زائد بچے اور 3,600 خواتین شامل۔ اسرائیل نے جمعے سے قبل کسی قیدی کو نہ چھوڑنے اور حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ عرب وزرائے خارجہ نے عارضی جنگ بندی معاہدے میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جارحیت کے مکمل خاتمے کی جانب پہلا قدم بننا چاہیے۔ ترک صدر نے امید ظاہر کی کہ عارضی جنگ بندی مستقل امن کا باعث بنے گی۔ اسرائیل نے عارضی جنگ بندی جمعے تک مؤخر کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ جنگ بندی کا آغاز جمعے کے روز سے ہوگا۔ اس سے پہلے کسی قیدی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی رہائی کا آغاز اصل معاہدے کے مطابق ہوگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق جمعے تک اسرائیل کی جانب سے حملے جاری رہیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں طویل جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ UN ویمن ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ جنگ بندی نہ ہونے کی وجہ سے خواتین موت کی دعائیں کر رہی ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ بچوں کے لیے دنیا کی خطرناک اور تباہ کن جگہ ہے۔ عرب وزرائے خارجہ نے عارضی سیز فائز معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس میں توسیع کا مطالبہ کیا۔ لندن میں سعودی عرب، مصر، اردن کے وزرائے خارجہ نے میڈیا بریفنگ دی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا انسانی امداد وسیع کی جانی چاہیے اور اسے مزید قیدیوں کی رہائی سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ ادھر G20 سمٹ میں خطاب کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوغان نے امید ظاہر کی ہے کہ غزہ کی جنگ بندی مستقل امن کا باعث بنے گی۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے جنگی جرائم کے مترادف ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بشرا بی بی کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر سماعت۔ بشرا بی بی کی جانب سے درخواست واپس لے لی گئی ہے۔ عدالت نے درخواست واپس لینے کی استدعا پر خارج کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کی۔ سماعت کے حوال جان لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران بتائیے گا۔ جی، اس سے پہلے بھی اس درخواست پر اعتراضات تھے اور عدالت نے کہا تھا کہ جب تک آپ ان مقدمات کی تفصیلات فراہم نہیں کرتے کہ کن کن مقدمات میں بشرا بی بی کو گرفتاری کا خدشہ ہے تو تب تک اس درخواست پر کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور عدالت نے اس درخواست پر اعتراضات دور کرنے کا حکم دیا تھا۔ تاہم آج یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ بشرا بی بی کے وکلا کی جانب سے یہ درخواست واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جب یہ عدالت کو سردار لطیف کھوسہ کے معاون وکیل نے آگاہ کیا تو عدالت نے ان کی یہ استدعا منظور کرتے ہوئے درخواست خارج کر دی ہے۔ شکریہ آپ کا عمران۔
परवेज इलाही को मजिस्ट्रेट की जानिब से मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले को मुअत्तल करने का मामला लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ दायर इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है। अदालत ने वकला को मजीद तैयारी की मोहलत देते हुए केस की समाअत 2 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत नहीं है। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया गया और आपको ये भी बताते चलें कि 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। इस केस की समाअत अब 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को मजिस्ट्रेट की जानिब से मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले को मुअत्तल करने का यह मामला था, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। समाअत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस हवाले से परवेज इलाही की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की है और सिलसिले में अपील में ये कहा गया था कि सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के बरक्स जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल किया। गुजरांवाला के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कानून के मुताबिक फैसला दिया था, लिहाजा अदालत सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। तो दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद एहसास अदालत में पेश हुए और ये कहा कि ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत नहीं है। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी यही बताते हैं। ये एक इंतजामी ऑर्डर था। इस मामले पर अदालत ने वकला को मजीद तैयारी की मोहलत देते हुए कार्रवाई 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। शुक्रिया आपका अशफाक। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा मोनिस इलाही के मुंजमद होने वाली जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गई। मोनिस इलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। दस्तावेज के मुताबिक मोनिस इलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से ज्यादा रकम आई। मोनिस इलाही के बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। मोनिस इलाही की 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को भी मुंजमद कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मुकदमा है और मोनिस इलाही के मुंजमद होने वाली जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गई हैं। दस्तावेज के मुताबिक मोनिस इलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। शुरू करते हैं शहर कायद का। कराची के औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती का ये मामला है। गिरफ्तार ज़ेरे तरबियत DSP उमैर बाजारी को मुअत्तल कर दिया गया। ज़ेरे तरबियत DSP उमैर बाजारी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीला लेते हैं नवीद कमाल कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा जाती जो कार्रवाई है उसका आगाज़ हो चुका है। DSP जो उमेर हैं इन्हें मुअत्तल कर दिया गया है और इनको जो मुअत्तली का जो ऑर्डर जारी किया गया है उसमें जो मुकदमा डकैती का उसको बतौर हवाला जो शामिल किया गया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें जो गिरफ्तार हैं। अब मुअत्तली का ऑर्डर भी सामने आया है। इस हवाले से जो तफ्तीशी हुकाम है उन्होंने अब तक जो डकैती में इस्तेमाल होने वाला जो असला है उसे कब्ज़े में नहीं लिया, उसे तवील में नहीं ले सकें। इसके अलावा जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई जिसमें मुल्ज़िम पुलिस एहलकार घर में दाखिल हुए और उसके बाद डकैती करके फ़रार हुए, उन गाड़ियों को भी जो है तवील में नहीं लिया जा सका। अगर आम मुकदमा तो उसमें सबसे पहले जो है असला जो है अहमियत का हामिल होता है और असले को बतौर सबूत शामिल किया जाता है, जबकि जो गाड़ियाँ होती हैं उन्हें भी जो है केस प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाया जाता है और उन्हें भी जो है शो किया जाता है कि इन गाड़ियों पर वारदात की गई। उमैर को जो है मुअत्तल भी कर दिया गया और अब इनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का भी आगाज़ हो गया है और इस हवाले से मज़ीद तहकीकात अब तक जारी है। जी शुक्रिया आपका नवीद। वेलकम बैक। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 654 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट 58,853 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता हुआ है, 285 रुपए का हो गया है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इसी हवाले से बात करेंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारी जमीर से। जी हारी जमीर। सबसे अहम रीजन तो IMF से जो नेगोशिएशन है उसमें जो एक राह हमवार हुई है कि हमें $700 मिलियन मिल जाएंगे। साथ ही जो है एनालिस्ट और जो मार्केट से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ख्याल है कि शरह सूद जो है वो पीक कर गया था 22%। अब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो दिसंबर के 12 तारीख को अनाउंस होगी। उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसमें शरह सूद 1 से 2% कम हो जाएंगे। साथ ही कॉर्पोरेट रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं और उन्होंने अच्छे डिविडेंड्स पे किए हैं। थोड़ी सी जो लोगों को क्वेश्चन मार्क है वो अभी जो विंडफॉल प्रॉफिट लगा है बैंक्स के ऊपर 40%, जिसके ऊपर तकरीबन 37 बिलियन रुपीस बैंक से निकलेंगे, तो शायद बैंकों में आगे जाके थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। लेकिन ओवरऑल मार्केट सिनेरियो ये है कि इंडेक्स जो है यहाँ से मजीद नए लेवल्स क्रॉस करेगा और शायद 59,000 क्रॉस कर जाएगा नेक्स्ट वीक। जी हारी जमीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। स्मोक की गिरफ्त कमजोर न पड़ सकी, लाहौर में मजीद पंजे गाड़ लिए हैं।
لاہور سب سے زیادہ مرتبہ دنیا کا آلودہ ترین رہنے والا شہر بن گیا. شہر میں اسموک کی اوسط شرح 313 ریکارڈ کی گئی ہے. صورتحال بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ سامیہ سعید. صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج بھی آلودگی کے ڈیرے برقرار ہیں. صورتحال دن بدن بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آلودگی کے اعتبار سے آج لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر براجمان ہے. اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے تو آج اسموک کی اوسط شرح جو ہے وہ 313 ریکارڈ کی جا رہی ہے. اگر میں بات کروں شہر کے مختلف علاقوں کی تو وہاں بھی صورتحال جو ہے وہ اطمینان بخش نہیں دکھائی دے رہی. بعض علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 600 سے بھی تجاوز کر گیا ہے. مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 617 ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے گھڑی شاہو کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 503 ریکارڈ کیا جا رہا ہے. جبکہ کینال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 500 ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں دن بدن مزید اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. طبی ماہرین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ایئر کوالٹی انڈیکس کو ضرور چیک کریں. ماسک اور گلاسز کا استعمال جو ہے وہ ضرور کریں. اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی کی جا رہی ہے. دوسری جانب اگر بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں تاحال بارش برسنے کے جو ہیں وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے. جی